हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 24 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 137 टॉपिक हम प्रीवियस 23 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि RTIS के बारे में। देन जानेंगे पोषण 2.0 अभियान के बारे में। देन एक मॉडर्न इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी मैडम भीकाजी कामा के बारे में चर्चा करेंगे। एक डिसीज ट्रैकोमा के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन फोरम है IPSA, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर बेस्ड है, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो RTIS प्रोजेक्ट है जो एग्जीक्यूट किया गया है CRIS यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO के द्वारा। जो RTIS है इनेबल करता है ट्रेन के आने और जाने के टाइमिंग को ऑटोमेटेड। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको एग्जीक्यूट किया गया है CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा विद इन कोलैबोरेशन विद ISRO, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। साथ ही साथ ये इनेबल करता है ट्रेन के अराइवल और डिपार्चर के टाइम को ऑटोमेटेड रूप में, जो कि ऑटोमेटेड रूप में इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 और 2। इसके बारे में देख लेते हैं। अभी रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये इंस्टॉल किया गया है लोकोमोटिव में फॉर इनेबल बेटर ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट के लिए। जो RTIS प्रोजेक्ट है ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो RTIS है एक एग्जाम्पल है जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत, जो कि एंटायरली डिज़ाइन किया गया है और डेवलप किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है विद इन द कंट्री। अगर हम CRIS की बात करें तो ये 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। ये जो इंडियन रेलवे की IT विंग के रूप में जाना जाता है, ये इंडियन रेलवे की IT विंग के रूप में जाना जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। और इसका जो रेलवे का जो नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम है NTES, ये CRIS के द्वारा ही डेवलप किया गया है, जिसमें आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ट्रेन के अराइवल एंड डिपार्चर के बारे में। इसके अलावा हम इसके देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होंगे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम के। जो RTIS है इनेबल करेगा जो ऑटोमेटेड ट्रेन के मूवमेंट को, जो कि उसके अराइवल और डिपार्चर को इसके थ्रू एक बेटर तरीके से डिस्प्ले कर पाएगा। इसके अलावा जो हेल्प करेगा ऑटोमेटेड प्लॉटिंग ऑफ द कंट्रोल चार्ट, जो कि रेलवे का होता है ICT बेस्ड कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन के द्वारा, जो कि सारे डिवीजन्स में बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। साथ ही साथ ये इनेबल करेगा ट्रेन कंट्रोलर को कि वह ट्रैक कर सके इसकी लोकेशन को, साथ ही साथ इसकी स्पीड को भी, वह लोकोमोटिव की जो स्पीड है उसको भी ट्रैक कर सकेगा मोर क्लोजली। इसमें किसी तरीके का कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा, जिसके कारण इसकी इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो जाएगी ट्रेन कंट्रोल के लिए। साथ ही ये इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम को भी बेहतर करेगा, जो कि फास्टर रिस्पॉन्स कर सकते हैं अगर किसी तरीके का ट्रेन के साथ कोई डिजास्टर होता है, किसी तरीके का ब्रेकडाउन आता है तो। इसके अलावा जो NTES है जिसमें हम लाइव लोकेशन देख सकते हैं रेलवे की, तो इसको भी एक बेहतर तरीके से इसको इन्हेंस करेगा और जिसमें हम रियल टाइम उसकी जो रनिंग इन्फॉर्मेशन है उसको बेहतर तरीके से इसके द्वारा जान पाएंगे। इसके बारे में देख लेते हैं ये काम कैसे करेगा। इसके अंतर्गत एक GSAT सैटेलाइट्स जो हैं जो कि अंतरिक्ष में स्थापित हैं, उनके ये इन्फॉर्मेशन का उसकी मदद लेगा और इसके द्वारा इसके अलावा इसमें बेहतर तरीके से उसको ट्रैक करने के लिए इसमें GPS एडेड गगन का भी यूज किया जाएगा, जो कि GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रेन की जो रियल टाइम मूवमेंट होगा उसको बेहतर तरीके से ट्रैक करेगा। साथ ही जो इसकी जो GSAT के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक सेंट्रल लोकेशन सर्वर पे पहुंचेगी, जिसके द्वारा ये कंट्रोल कर सकता है ट्रेन को। इट मीन्स इसमें जो GSAT 6 और GPS एडेड गगन का यूज करते हुए एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ट्रेन की ट्रैक की जा सकती है, जिससे जो रेलवे रनिंग सिस्टम है उसको और ज़्यादा रोबस्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम गगन के बारे में भी देख लेते हैं। ये एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो जॉइंटली डेवलप किया गया था ISRO
और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इन 2015 में। ये प्रोवाइड करता है एक बेस्ट पॉसिबल नेविगेशनल सर्विसेज जो कि फ्लाइट जो इन्फॉर्मेशन रीजन के बारे में एक बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। साथ ही इसमें कैपेबिलिटी है कि जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उसके जो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन है उस तक भी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। गगन एक सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स है जो कि इसमें ग्राउंड स्टेशंस होते हैं जो प्रोवाइड कराता है जीपीएस सिग्नल्स करेक्शंस को, जो कि आपको पोजीशन एक्यूरेसी बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराता है। ये एक फर्स्ट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा, और नेबरिंग कंट्री भी और जो इक्वेटोरियल रीजन है उसमें इस तरीके का अभी सिस्टम अभी किसी ने नहीं बनाया था। इंडिया ही एक ऐसा पहला है जिसने इस तरीके के सिस्टम को डेवलप किया गया है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 4 स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जिसमें इंडिया के पास भी एक गगन है, यूएस के पास बास है, एंड यूरोप के पास इग्नोस है, और जापान के पास एमएसआस है। ये था हमारा क्वेश्चन रियल टाइम इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पोर्शन 2.0 से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि कवर करेगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को भी। ये अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021-22 में बाय मर्जिंग 2 स्कीम्स को, न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान को। मंथ ऑफ सितंबर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है पोषण माह के रूप में। कब से किया जा रहा है? 2021 से। तो इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि कवर करता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज को भी, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2021-22 के बजट में, तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये मर्ज की गई थी इसमें 2 सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को। इसमें थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि मंथ ऑफ सितंबर सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ पोषण माह, लेकिन ये 2021 से नहीं बल्कि 2018 से इसको हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर माह को एज अ पोषण माह। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा C 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर एक पोषण वाटिका इसके अंतर्गत जो हैं वो सेटअप किए गई हैं, किसमें 4.37 लाख आंगनबाड़ी सेंटर्स में, जो कि अभी सितंबर माह का भी जो पोषण माह के रूप में चल रहा है उसके अंतर्गत। अगर पोषण 2.0 के बारे में बात करें तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि कवर करता है जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस है उसको भी। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस थी उसके अंतर्गत ये कुछ प्रोग्राम आते हैं: आंगनबाड़ी सर्विस, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड नेशनल क्रीज स्कीम, जो कि 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसमें जो अनाउंस किया गया था इस पोषण 2.0 को यूनियन बजट 2021-22 में इसको अनाउंस किया गया था फॉर मर्जिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो चल रहा था और पोषण अभियान जो कि 2018 में इस्टेब्लिश किया गया था, उन दोनों को मर्ज करके ये लॉन्च किया गया था फॉर द न्यूट्रिशनल जो कंटेंट है, डिलीवरी है, आउटरीच है और जो आउटकम है, जो कि डेवलपिंग जो प्रैक्टिस चल रही थी उनकी जो आउटरीच और आउटकम जो थे उसको और ज़्यादा इन्हेंस करना, जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट की जा सके और माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है कंट्री में उसको दूर किया जा सके। इसके अलावा जो पोषण माह की बात करें इसी के अंतर्गत है, पोषण 2.0 के अंतर्गत जो मंथ ऑफ सितंबर है ये सेलिब्रेट किया जाता है पोषण माह। ये कब से किया जा रहा है? 2018 से, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर द चिल्ड्रंस, और जो एडोलसेंट जो गर्ल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो लैक्टेटिंग जो दूध पिलाने वाली माँ हैं उनके लिए। ये इंक्लूड करता है मंथ लॉन्ग एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। फोकस करता है जो एंटीनेटल केयर्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, एनीमिया है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है, गर्ल्स एजुकेशन है, उनसे संबंधित जो डाइट उनको बेहतर तरीके से दी जानी चाहिए, जो राइट एज ऑफ द मैरिज क्या होनी चाहिए उसके बारे में लोगों को अवेयर करता है, हाइजीन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, ईटिंग हेल्थी डाइट्स के बारे में, साथ ही साथ फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में, जिसके अंतर्गत फूड के अंतर्गत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिया जाते हैं। तो पोषण माह एक तरीके से अवेयरनेस के लिए एक पूरे माह को इसमें डेडिकेट किया जाता है। इसके अलावा पोषण वाटिका की अगर हम बात कर लें तो इसका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये न्यूट्रिशन दिया जाए लोगों को थ्रू ऑर्गेनिक होम ग्रोन वेजिटेबल्स के द्वारा, कि घर में ही वह उस तरीके से ऑर्गेनिक रूप से वह वेजिटेबल्स उगाई जाए, उसके थ्रू इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाए।
इसके अंतर्गत जो आंगनबाड़ी हैं, स्कूल्स हैं और जो ग्राम पंचायत हैं, उनके पास जो खाली जो ज़मीन है वहाँ पर इस तरीके की पोषण वाटिका स्थापित की जाएंगी जिसमें ऑर्गेनिकल रूप से वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं उनको उगाया जाएगा। इसके अलावा पोषण अभियान की अगर हम बात करें तो इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहा जाता है, जो लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि 8 मार्च को बनाया जाता है 2018 में। जो अभियान के जो टारगेट थे, रिड्यूस करना स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया एमंग्स द यंग चिल्ड्रंस और जो वुमेन हैं और जो एडल्ट गर्ल्स हैं उनके बीच में। साथ ही साथ जो लो बर्थ वेट होता है जिसको हम वेस्टिंग के नाम से जानते हैं, उसको कम करना पर एनम रेस्पेक्टिवली। इसमें जो स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और जो वेस्टिंग है इसको आपको 2% पर एनम इसको कम करना है, जबकि जो एनीमिया की जो बात की गई है उसको पर एनम 3% इसमें डिक्रीज करना है। 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसमें जो स्टंटिंग है चिल्ड्रन के बीच में, जो एज ग्रुप है 0 से 6 ईयर्स के बीच में, उसमें आपको इसमें 38.4 उस समय था, उसको 25% इसमें डिक्रीज करना था। कब तक? 2022 तक इसमें लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर लें तो माल न्यूट्रिशन किसको डिफाइन करता है? ये रेफर्स करता है जो डेफिशिएंसी है या एक्सेस है या किसी तरीके का इम्बैलेंस है जो कि पर्सन किसी तरीके के एनर्जी इंटेक या न्यूट्रिएंट्स इंटेक जो लेता है उसके अंतर्गत। इस जो टर्म है ये 3 ब्रॉड कैटेगरी कंडीशंस को डिफाइन करती है। इसमें 3 कंडीशंस होती हैं: अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड कंडीशंस और ओवर वेट की कंडीशन। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये इंक्लूड करता है वेस्टिंग, जिसमें व्यक्ति का जो बच्चा होता है उसका वेट उसकी हाइट के हिसाब से कम होता है। इसके अलावा जो स्टंटिंग में क्या होता है कि जो उसकी उम्र होती है उसके हिसाब से उसकी हाइट कम होती है और वो अंडर वेट होता है, लो वेट फॉर एज के हिसाब से। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड में क्या होता है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, जो कि उसको इंपॉर्टेंट विटामिन्स और मिनरल्स जो मिलने चाहिए उसकी उसमें कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। ओवर वेट की कंडीशन, अब हम सोचते हैं कि ओवर वेट है तो ये इसको माल न्यूट्रिशन की समस्या नहीं है, लेकिन ये भी एक कंडीशन होती है कि कोई अगर मोटा व्यक्ति है, ओबेसिटी है उसे, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि उसमें भी माल न्यूट्रिशन की स्थिति हो। तो इसमें जो ओबेसिटी है, डाइट रिलेटेड जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं जैसे कि आपकी हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक और डायबिटीज़ और सम जो कैंसर्स की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ओवरवेट की कंडीशंस में होती हैं और ये भी माल न्यूट्रिशन की एक कैटेगरी में आता है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हमको 2030 तक इसको अचीव करना है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में जीरो हंगर की जो बात की गई है उसमें ये सारी तरीके के जो माल न्यूट्रिशन है उनको ख़त्म करने की, एक तरीके से उनको इरेडिकेट करने की कोशिश कंट्री के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा इसमें प्रयास किया जा रहा है कि जो कि सभी को, पीपल्स को एक स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस उनको एक एक्सेस कराया जा सके सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल ईयर। इसके अलावा हम ICDS की बात और कर लेते हैं, क्योंकि इस पोषण 2.0 में ICDS को भी शामिल किया गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम थी, उसके बारे में बात करते हैं। जो अम्ब्रेला है, जो ICDS है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जो इम्प्लीमेंट की जा रही थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये लॉन्च की गई थी 1975 में। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम शामिल थे? इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी सर्विस स्कीम शामिल थी। ये एक यूनिक प्रोग्राम था फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट के लिए। इस स्कीम के अंतर्गत जो बेनिफिशरी थे, जो इसके लाभार्थी थे, वे थे एज ग्रुप के 0 से 6 वर्ष के बच्चे, जो प्रेग्नेंट वुमेन थी और जो दूध पिलाने वाली लैक्टेटिंग जो मदर होती हैं वह इसके अंतर्गत बेनिफिशरी थी। ये प्रोवाइड कराता था पैकेज फॉर 6 सर्विस, जिसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और प्री स्कूल जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में, साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन के बारे में, जो हेल्थ चेकअप्स और रेफरल सर्विसेज जो होती हैं वह ये 6 सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती थी आंगनबाड़ी सर्विस स्कीम के अंतर्गत। इसके अलावा इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी थी, ये है, और इसमें जो प्रोवाइड कराता है कैश इंसेंटिव्स कितना 5000 का, और ये कितनी इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में इसको प्रोवाइड कराया जाता है बाय द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर के लिए, जिससे वे अपने वो उस समय के जो प्रेग्नेंट के समय पे वह उस तरीके से न्यूट्रिशनल इंटेक को बेहतर तरीके से ले सके। इसके अलावा इसमें नेशनल क्रीज स्कीम भी चल रही थी, जिसमें ये प्रोवाइड कराता था डे केयर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन, किससे? 6 मंथ से 6 ईयर तक के बच्चों को, जो कि वर्किंग वूमेन है वो उनको
दिन में वर्क के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें जो दिन में जो बच्चों का जो ख्याल रखने की, जो कि 6 मंथ से 6 साल तक के जो बच्चे थे उनका ख्याल रखने के लिए एक क्रीज फैसिलिटी तैयार की गई थी। इस फैसिलिटीज़ में दिन में जो 7.5 घंटे इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती थी 26 डे इन अ मंथ। इसके अंतर्गत उन्हें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन और हेल्थ एंड स्लीपिंग फैसिलिटी भी क्रीज स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा जो स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स थी, इसमें जो एम करती थी स्कूल गर्ल्स को, जो कि एज ग्रुप एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, एज ग्रुप 11 से 14, एम्पावर करती है कि वे उस तरीके का उनका सोशल स्टेटस बढ़े थ्रू उनके न्यूट्रिशन के द्वारा, और साथ ही साथ उनकी स्किल्स और जो उनकी होम स्किल्स हैं उस तरीके की स्किल्स को डेवलप करके। इसके अलावा एक चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है जिसके अंतर्गत इम्प्रूवमेंट किया जाता है उनकी वेलविंग्स को, यदि वे किसी तरीके की डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हैं, जैसे कि उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। वह सर्कमस्टांसेस कौन सी हो सकती हैं कि उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, या उनको त्याग दिया गया हो, अबेंडन कर दिया गया हो, या वे अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए हों। उस स्थिति में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है इस स्कीम के तहत। और पोषण अभियान, जिसको हम अभी देख चुके हैं, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये था पोषण 2.0 के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मॉडर्न इंडिया की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मैडम भीकाजी कामा के बारे में है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऑन अगस्त 22, 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने, ये फर्स्ट पर्सन थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया इन विदेश की धरती पर, जिसमें स्टटगार्ट इन जर्मनी में। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सी वॉज द एक्टिव मेंबर ऑफ द अभिनव भारत सोसाइटी की, और इन्होंने एक पेरिस इंडिया सोसाइटी का भी इन्होंने फाउंड की थी। तो इसमें के रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि विदेश की धरती यानी कि स्टटगार्ट जर्मनी में इन्होंने एक इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया था, और ये इन्होंने 1907 में जर्मनी से भारत की आज़ादी के सपोर्ट के लिए उन्होंने यहाँ पर फ्लैग होइस्ट किया था 1907 में। और इसमें जो ये एक्टिव मेंबर थी, जो अभिनव भारत सोसाइटी है, जिसको जो सावरकर बंधुओं के द्वारा जो 1904 में स्थापित की गई थी, वह इसकी एक्टिव सपोर्टर थी। साथ ही साथ उन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया था। तो इसके लिए जो इसमें देखेंगे, इसमें जो D, 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। मैडम भीकाजी कामा थी, वह एक्टिव मेंबर थी अभिनव भारत सोसाइटी की, जो कि रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर ग्रुप था, जो कि सावरकर बंधुओं के द्वारा 1904 में इसको स्थापित किया गया था। और उनको एक तरीके से इंडिया रिवॉल्यूशन की मदर भी कहा जाता था, यानी कि भारतीय क्रांति की जननी। और जो इनने मदद की श्यामजी कृष्ण वर्मा की टू इस्टेब्लिश जो इंडियन हाउस जो लंदन में जो स्थापित किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, तो उनको भी इन्होंने असिस्ट किया। ये जो इंडियन हाउस था, ये 1905 में इसको गठित किया गया था। ये भारतीय स्वशासन समिति के रूप में जाना जाता था। इसका जो उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को आतंकित करके स्वराज्य की प्राप्ति करना, और ये एक पत्रिका भी प्रकाशित करता था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम से। इसके अलावा भीकाजी कामा है, उन्होंने पेरिस मूव किया, और उन्होंने वहाँ पर एक पेरिस इंडियन सोसाइटी का गठन किया, जिसमें M.B. गोदरेज और S.R. राणा उसके को फाउंडर थे उस सोसाइटी के। साथ ही साथ इन्होंने जो वहाँ के जो डायस्पोरा थे उनके साथ उनको इंडियन इंडिपेंडेंस से जोड़ने की उन्होंने एक तरीके से वहाँ पर प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने जो वीकली पीरियोडिकल एक वंदे मातरम और मदन तलवार पत्रिका इन्होंने 1909 में वहाँ पर लॉन्च की। इसके अलावा 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने ये एक फर्स्ट पर्सन बनी जिन्होंने विदेशी धरती पर इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया इन स्टटगार्ट इन जर्मनी फॉर अपील ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी, और ब्रिटेन से स्वायत्ता प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने जो वहाँ पर इंडिया के अंदर जो फेमाइन आया हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में भी, उसके इफेक्ट के बारे में भी वहाँ पर डिस्क्राइब किया। इसने भारतीय आज़ादी के लिए विदेशी धरती पर एक बेहतर प्रयास किया। ये था क्वेश्चन हमारा मैडम जी भीकाजी कामा से रिलेटेड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैकोमा डिसीज से रिलेटेड है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ट्रैकोमा एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल आई डिसीज है, जो कि किसके द्वारा होती है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस के
द्वारा होती है। यह सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक कंटेजियस डिसीज है जो स्प्रेड करती है थ्रू द कॉन्टैक्ट विद आईज एंड आईलिड्स के द्वारा। एंड थर्ड में कहा गया है कि जो मालावी एक फर्स्ट अफ्रीका की कंट्री बना है जिसने एलिमिनेट किया है ट्रोकोमा को। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये ट्रैकोमा एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल आई डिसीज है और ये इन्फेक्शन के द्वारा होती है क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस के द्वारा, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, ये कंटेजियस है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, तो ये स्टेटमेंट भी इसका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि मालावी जो फर्स्ट कंट्री बना है अफ्रीका की जो एलिमिनेट किया है ट्रैकोमा को, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि मालावी जो बना है वह साउथ अफ्रीका का सदर्न अफ्रीका का पहला देश है जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया है। इससे पहले अफ्रीका में घाना भी इसको एलिमिनेट कर चुका है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। मालावी अभी इसकी फर्स्ट कंट्री बन गया है सदर्न अफ्रीका की जिसने एलिमिनेट किया है ट्रैकोमा को। इसके अलावा इंडिया में भी ये ट्रैकोमा एलिमिनेट हो चुका है। अगर WHO जो एक्टिव ट्रैकोमा जो कंसीडर करता है एलिमिनेशन के लिए, वो अगर एक्टिव जो इन्फेक्शन है एमंग्स द चिल्ड्रन अगर वह कम हो जाए लेस देन 5%, तो वो एक तरीके से एलिमिनेशन मानता है ट्रैकोमा का उस कंट्री के अंदर। तो जो ट्रैकोमा है एक इन्फेक्शन है जो कि आई किसके द्वारा होता है, क्लैमाइडिया ट्रैकोमाइटिस के द्वारा होता है। ये कंटेजियस है जो स्प्रेड होता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद आइज और जो आईलिड के द्वारा, साथ ही नोज और थ्रोट के द्वारा भी ये इन्फेक्ट करता है वन पीपल टू अनदर पीपल। इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, ट्रैकोमा मेनली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को, जो कि बिलो 10 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। और ये लेस कॉमन है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये कम होता जाता है। और यदि रिपीटेड अगर ट्रैकोमा इन्फेक्शन होता है तो ये डैमेज कर सकता है कॉर्निया और एक तरीके से ब्लाइंडनेस को भी ला सकता है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए लगभग 1.9 मिलियन पीपल्स के लिए इन द वर्ल्ड वाइड। ये था हमारा ट्रैकोमा से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इप्सा से संबंधित है जो कि एक फॉर्मल ग्रुप है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में। फर्स्ट स्टेटमेंट में इसमें कहा गया है कि इप्सा एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका टू प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज के लिए, मतलब SSE के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ग्रुपिंग है फॉर्मुलाइज हुआ था 6 जून 2003 में, इशू किसके अंतर्गत, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन के अंतर्गत। साथ ही साथ थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया होस्ट करेगा 6 इप्सा समिट को ऑन द साइडलाइन ऑफ द G20 समिट इन नवंबर 2022 में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इप्सा एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये फॉर्म हुआ था 6 जून 2003 में ये ग्रुप के रूप में, और जिसने इशू की थी ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो 6th इप्सा समिट भारत होस्ट करने वाला है इस साल, लेकिन जो G20 समिट है वह पहले भारत करने वाला था 2022 में, लेकिन अब इसको इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा C 1 and 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी इसकी 10th इप्सा ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन ITMC, ये फॉरेन मिनिस्टर ये मिले न्यूयॉर्क में, और इसको जो चेयर किया भारत के इंडिया से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने किया। यदि इप्सा के बारे में बात करें तो एक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका के बीच में साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, SSE को बढ़ाने के लिए। अगर हम साउथ साउथ एक्सचेंज ये प्रोग्राम की अगर बात करें तो ये डिफ़ाइन करता है एक्सचेंज एंड शेयरिंग ऑफ जो डेवलपिंग जो सॉल्यूशंस हैं किसके बीच में, जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, उनको एक्सचेंज करना उन ग्लोबल सॉल्यूशंस को और उनको शेयर करना। इसके अलावा इसमें जो नॉर्थ और साउथ को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो ये नॉर्थ और साउथ एक तरीके से लोकेशन के हिसाब से नहीं है, बल्कि जो नॉर्थ जो है वह डेवलप्ड नेशन को डिनोट करता है, डेवलप्ड नेशन, और जो साउथ है वह डेवलपिंग नेशन को डिनोट करता है, डेवलपिंग नेशंस को। ये लोकेशन के आधार पर नहीं बल्कि 2 टर्म्स के आधार पर डिफाइन किए जाते हैं कि वहाँ के इकोनॉमिक फैक्टर क्या हैं वहाँ की कंट्री के, और वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है।
इसके अलावा जो साउथ साउथ कॉपरेशन है ये एक नया आइडिया नहीं है। इसकी अगर हम जेनेसिस के बारे में बात करें तो ये एफर्ट आया था जब बांडुक सम्मेलन हुआ था 1955 में। इसके बाद जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आया 1961 में। G77 ग्रुपिंग एक तरीके से साउथ साउथ कॉपरेशन को डिनोट करती है। इसके अलावा जो ब्यूनस आयरस जो प्लान ऑफ एक्शन था 1978 वो भी इसको डिनोट करता है। साथ ही साथ 2009 का जो नैरोबी डिक्लेरेशन था वो भी साउथ साउथ एक्सचेंज प्रोग्राम को डिनोट करता है। यदि हम इप्सा के फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉर्मुलाइज हुआ था इप्सा के फॉर्म में जब ब्राज़ील में ये 3 देशों के मिनिस्टर्स जो फॉरेन मिनिस्टर मिले और उन्होंने रिलीज़ किया 6 जून 2003 को ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन। तो इसका जो फॉर्मलाइजेशन हुआ था 6 जून 2003 को किया गया था। इसके अलावा अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इप्सा के पास किसी तरीके का हेडक्वार्टर नहीं है, ना ही इसके परमानेंट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीट है। अगर हाईएस्ट लेवल की बात करें तो हेड्स होते हैं स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के, वह इसकी समिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें जो फाइव इप्सा लीडरशिप समिट अभी तक हो चुकी हैं। जो 5th जो होस्ट की थी वह साउथ अफ्रीका के द्वारा 2011 में होस्ट की गई थी। और अभी जो 6th जो इप्सा समिट होस्ट होने वाली है वह इंडिया में होने वाली है, जिसको इंडिया होस्ट करेगा। अगर हम इप्सा फंड की बात कर लें तो इसको 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर पॉवर्टी और जो हंगर है उसको दूर करने के लिए, उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। ये एक यूनिक फंड है जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ये फंडिंग प्रोवाइड कराता है, जो कि डेवलपिंग कंट्री में किसी तरीके के कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए। जो फंड है वो मैनेज किया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन UNOSSC के द्वारा। इसके अलावा जो इप्सा की जो मेंबर कंट्री हैं इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है इसमें $1 मिलियन पर एनम टू दिस फंड, इप्सा फंड के अंतर्गत। तो ये था क्वेश्चन हमारा इप्सा से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।